आज यह कक्षा शास्त्रीय द्वितीय वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका द्वितीय आहनिक चल रहा है। आज इसी क्रम में ए ओंग और ऐ औच, ये दोनों सूत्रों पर एक साथ विचार करना है। तो चलें, आइए आज हम लोग ए ओंग और ऐ औच सूत्र पर विचार करें। प्रथम तो यह कि ए ओंग और ऐ औच, यह दो सूत्र क्यों बनाया गया। ए ओंग और ऐ औच, यह दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता। जिस तरह से ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है, उसी तरह से ओ और औ, इन दोनों वर्णों का भी उच्चारण स्थान एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है। ऐसी स्थिति में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इससे सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो ए से ऐ का ग्रहण हो ही जाएगा और ओ से औ का ग्रहण हो ही जाएगा। तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र के बल से ए से उसका सवर्ण जो ऐ है उसका भी ग्रहण और ओ से उसका जो सवर्ण औ है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। जैसा कि अयुन सूत्र के आकार से 18 आकार का ग्रहण हो जाता है। तो पुनः ए ओंग और ऐ औच अलग अलग सूत्र क्यों बनाया गया। इस पर कहते हैं कि ए को ऐ के साथ, ओ का औ के साथ यद्यपि उच्चारण स्थान एक है, मिल जाता है और आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का एक हो जाता है, फिर भी दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इसका प्रमाण है ए ओंग के अतिरिक्त ऐ औच सूत्र को बनाना। अगर ए ओंग सूत्र के एकार से ऐकार का ग्रहण हो जाता, ओ से औकार का ग्रहण हो जाता, तो तब यहाँ माहेश्वर सूत्र अलग ए ओंग के अतिरिक्त ऐ औच नहीं बनाया जाता। इसलिए जब सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तब ए से ऐ का ग्रहण नहीं होगा, ओ से औ का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए दोनों सूत्रों का अलग अलग निर्माण किया गया है। चलिए अब भाष्यकार इस पर प्रश्न करते हैं। इदम विचार्यते इमानी संध्यक्षराणि सूत्राणि तपराणि वा उपदिश्येरन् एत ओत ऐत औत च इति अतपराणि वा। कहते हैं कि ए ओंग जो सूत्र है उसमें तपर करना चाहिए, एत ओत और ऐत औत ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कहते हैं कश्चात्र विशेषः, ऐसा करने और न करने में विशेषता क्या है, अंतर क्या है, क्या अंतर होगा। कहते हैं संध्याक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत तपरोच्चारणम, ये संध्याक्षर है, अर्थात अ और ई मिलकर के ए बनता है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है, इसलिए इसको संध्याक्षर कहते हैं। औ जो बनता है उसमें भी अने अ और ओ मिलके औ बनता है, अ और ए मिलके ऐ बनता है। इस तरह से
ये चारों वर्ण जो हैं संध्याक्षर हैं। तो कहते हैं संध्याक्षरेषु तपरुपदेशस चेत तपरोच्चारण। अगर संध्याक्षरों में तपर उपदेश आप करना चाहते हैं तब तो तपर का उच्चारण करना चाहिए। संध्याक्षरेषु तपरोपदेशस चेत तपरोच्चारणम कर्तव्यम। कहा कि क्या प्रयोजन है तपर करने का न करने का। कहा कि प्लुत्यादिषु अज विधि, प्लुत्यादिषु अच विधि। कहा कि प्लुत्यादिषु आचाश्रयो विधिर न सिद्ध्यति। यदि तपर ग्रहण कर देंगे तो प्लूत आदि में आचाश्रय विधि जो है वह संपन्न नहीं होगा। अगर हम एत में ए के बाद तो लगा देंगे तो ए से दीर्घ तो लिया जाएगा, दीर्घ उसमें एक और प्लूत भी है, ह्रस्व दीर्घ प्लूत इस तरह से है, तो दीर्घ का ग्रहण होगा लेकिन प्लूत का ग्रहण नहीं होगा। तो प्लूत अच प्रत्याहार में नहीं आएगा। उसी तरह से ओ में भी दीर्घ का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ है तो लगा देंगे तो दीर्घ का ही ग्रहण होगा लेकिन प्लूत का ग्रहण नहीं होगा। उसी तरह से आय औच में भी समझिए दीर्घ का ग्रहण होगा प्लूत का ग्रहण नहीं होगा। या ऐसे तो नहीं करते हैं तब दोनों दीर्घ और प्लूत दोनों का ग्रहण हो जाता है हैं। इसलिए यहाँ तपर करेंगे तो ये दोष होगा, इसलिए तपर नहीं। कहा कि उदाहरण जैसे कहा कि गोत्रात, गोत्रात। अब यहाँ पर गो जो है उस वह चूंकि प्लूत है, अगर उपलूत है तब तो यहाँ औच है तब तो उसको प्लूत करते हैं, क्योंकि औच को ही तो प्लूत किया जाता है, ह्रस्व दीर्घ प्लूत तो औच को ही किया जाता है। और वहाँ तो आप अगर लगा देंगे एत में तो कर देंगे तो दीर्घ ही रहेगा, प्लूत तो होगा ही नहीं। तो गोत्रात नौत्रात इत्यत्र यहाँ पर क्या होगा, अनिचिच इति अचः परस्य यरो द्वे भवतः द्विवचनम च प्राप्नोति। तब यहाँ क्या होता है, जब औच मान लेते हैं यानी गो के ओ को जब औच मान लेते हैं, यद्यपि यह प्लूत है 3 नंबर लिखा हुआ है गो अत्रात, तो यहाँ इसको अच मान लेते हैं तो अनचिच इस सूत्र से अचः परस्य यरो देवा, अच से परे यर को द्वित होता है, अच परे में न हो तब तो अच हो जाता है गो का ओ, उससे परे यर हो जाता है तो उसको द्वित करते हैं, अच परे में नहीं हो तब र जो है स्वच परे में नहीं है द्वित करते हैं। और आप तो कहते हैं कि वहाँ तपरकरण कर दीजिए, तपरकरण अगर कर देंगे तो दीर्घ को तो हम अच कहेंगे, प्लूत को तो अच नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लूत वहाँ है ही नहीं है। आप तपरकरण कर दीजिएगा तो केवल ए ही लिया जाएगा, तो इस तरह से यह दोष होने लगेगा। द्वित्वम न प्राप्नोति यह च प्रत्यंग एतिकायन उदंग औपगव। यहाँ पर प्रत्यंग एतिकायन से, अब प्रत्यंग एतिकायन में ए जो है उसको आप दीर्घ मानेंगे, दीर्घ मानेंगे, लेकिन यह है प्लूत, ह्रस्व दीर्घ प्लूत से प्लूत हो गया है। तो प्लूत जब हो गया है तब तो उसको हम अगर वहाँ तो नहीं लगाते हैं तो ए में दीर्घ और प्लूत दोनों का ग्रहण हो जाता है, जिससे अच में अच के अंदर वह प्लूत भी आ जाता है। और तब क्या करते हैं, यहाँ प्रत्यंग जोर एतिकायन में अंगमो ह्रस्वादिची अंगमुन नित्यम, इस सूत्र से ह्रस्व से परे जो अंगम, तो प्रत्यंग में ह्रस्व हो जाता है य का अ, उससे परे अंगम हो जाता है अंग, और उससे परे जो अच
उसको ऊंगूट का आगम होता है। आप तो यहाँ जो एतिकायन का जो ए है, जो प्लूत है, उसको तो आप अच मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने ए उंग सूत्र में एक जगह पर आपने तपरकरण कर दिया है तो दीर्घ ही लिया जाएगा। अगर अच नहीं रहेगा तो अंगूठ का आगम नहीं हो पाएगा। उसी तरह से उदंड औपगव में यहाँ भी औ का आप तो दीर्घे लेंगे, क्योंकि आपने तपरकरण कर दिया है। तो दीर्घ जब होगा तो यह है प्लूत, तो प्लूत है तो उसको अच नहीं मानेंगे, तो यहाँ भी अंगूठ नहीं हो पाएगा। अंगमो ह्रस्वादचि अंगमो नित्यम इस सूत्र से, इसलिए तपर नहीं करना चाहिए, इनका कहने का तात्पर्य है। और भी सुन लीजिए, प्लूत संज्ञा च, प्लूत संज्ञा च न सिद्ध्यति। कैसे भाई? तो ऐतिकायन औपगव, यहाँ ऐतिकायन का ऐ जो है प्लूत है, औपगव का औ भी प्लूत है। अब इसको ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा करते हैं, तो किसको प्लूत करते हैं, किसको ह्रस्व करते हैं? तो कहते हैं उकालो अच्छ ह्रस्व दीर्घ प्लूत है, अने ऊ काल के समान उच्चारण होने वाला जो अच है उसको ह्रस्व दीर्घ प्लूत कहते हैं। आपने तो उस ए को और ओ को अच के अंदर आने ही नहीं दिया, तो आप उसको ह्रस्व दीर्घ प्लूत इत्यादि भी नहीं कर सकेंगे, उसको प्लुत भी नहीं कर सकेंगे। औपगवा हरा, यही कहते हैं औपगवा उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लूत। ये सूत्र के द्वारा प्लूत संज्ञा भी नहीं हो पाएगा यदि तपरकरण कर देंगे तो ये दोष होगा। तब कहते हैं संतु तरही अतपरानी, तब छोड़िए तपर कर क्यों करेंगे, अतपरानी बिना तपर का ही रहे, जैसा कि है ए उंग ऐ औच, यहाँ तो तपर है नहीं, ए औ नहीं है, ए उंग है तो तपर नहीं है, तो अतपरानी बिना तपर का ही रहे, ऐसा ही क्या दिक्कत है। तो कहा कि हाँ होगा अतपर एच इघ्रस्वादेशे, अतपर अगर हुआ तो एच इघ्रस्वादेशे, यदि अतपरानी तो एच इघ्रस्वादेशे इति वक्तव्यम। अगर तपर नहीं करते हैं तो एच इघ्रस्वादेश है, एच को एच के स्थान में ए है उसको ह्रस्व करते हैं, तो ह्रस्व जब करते हैं तो ए में दो अक्षर है अ और ई, तो यहाँ एच ई ह्रस्व करते हैं। ए का ह्रस्व अगर होगा तो ई होगा, ओ का ह्रस्व होगा तो ऊ होगा। कहा कि एच ईक ऐसा कहना पड़ेगा आपको, हैं कि एच ईक ह्रस्वादेश, एच ईक ह्रस्वादेश ऐसा कहना पड़ेगा। किम प्रयोजनम, क्यों? अगर नहीं कहिएगा तो एचो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्धेकारः अर्ध ओकारो वा मा भूत। अगर नहीं कहिएगा तो ए का ह्रस्व हम करने जा रहे हैं तो अर्ध एकार न हो जाए, अर्ध ओकार न हो जाए, इसलिए ईक कहना ही पड़ेगा कि एच का, अर्थात एच प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं चारों वर्ण, उसका अगर ह्रस्व होता है तो उसमें ईक ही ह्रस्व हो। ईक प्रत्याहार में ई आएगा, ह्रस्व होगा, ऊ होगा ह्रस्व। अगर ओ का ह्रस्व करना है तो ऊ होगा, ए का ह्रस्व करना है तो ई होगा, अर्ध एकार नहीं होगा, ऐसा कहना पड़ेगा। ननुच तस्यापि तपरानी, ननुच कहते हैं कि यस्यापि तपरानी तेनापि एतद् वक्तव्यम। अरे भाई ये बात तो जो तपर करेंगे उनके लिए भी कहना पड़ेगा कि एच का अगर ह्रस्व होता हो, एच का ह्रस्व होता हो तो ई की ही ह्रस्व हो, ऐसे उनको भी कहना पड़ेगा। इमौ एचौ समाहार वर्ण, क्योंकि ये जो एच है समाहार वर्ण है, अर्थात इस एच में ए में भी दो वर्ण है, दो वर्णों का समूह है, ओ में भी दो वर्णों का समूह है,
तो इसलिए समूह को ही समाहार कहते हैं। तो इमौ एचौ समाहार वर्णौ मात्रा अकारस्य मात्रा इकारस्य। जैसे ए है तो इसमें आकार की मात्रा है और एकार की मात्रा है। उसी तरह से जहाँ ओ है वहाँ अकार की मात्रा है और उकार की मात्रा है। तयोः ह्रस्वादेश शासनेषु कदाचित् अवर्णः। ह्रस्वादेश शासन करेंगे, ह्रस्व अगर बनाना चाहेंगे तो कदाचित अ भी तो हो सकता है, अ भी तो हो सकता है, ई भी हो सकता है। उसी तरह से ओ में अ भी हो सकता है, उ भी हो सकता है। इसको निवारण करने के लिए तो उनको भी कहना ही पड़ेगा। एच इक ह्रस्वादेशे। एच को अगर ह्रस्व होता है तो इक ही होता है। अने कदाचित अवर्ण माभूत, कभी भी अवर्ण न हो जाए, इसके लिए ऐसा कहना पड़ेगा। कहते हैं कि प्रत्याख्यायते तत्, कहा कि यह जो आपका जो संशय हो रहा है कि अ भी हो जाएगा या ई हो जाएगा, ये संशय है। कहा कि यह इसका प्रत्याख्यान किया गया है। कैसे भाई कहा गया है? तो यहाँ लिखा गया है एचोश्च उत्तर भूयस्त्वात्। एच का अगर ह्रस्व होता है तो उत्तर भूयस्त्वात्, माने उत्तर में जो है, जैसे एच में अ और ए ई मिलकर के अ और ई मिलकर के ए बना है, तो ए का ह्रस्व होगा तो उत्तर, पूर्व वाला नहीं, उत्तर वाला वर्ण होगा तो ई स्वतः हो जाएगा। तो वहाँ ईक कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसका प्रत्याख्यान किया गया है। एचश्चोत्तर भूयस्त्वात्, ऐसा कह करके। अब कहते हैं यदि प्रत्याख्यान पक्षः तो इदमपि प्रत्याख्यायते। तो यदि प्रत्याख्यान पक्ष है तो इसका भी प्रत्याख्यान होना चाहिए। सिद्धमेंगः स्थानत्वात्। कहा कि सिद्धमेंगः स्थानत्वात्, कहा कि सिद्धमेंगः स्थानत्वात्। एंग का यदि ह्रस्व होता है तो स्थानत्वात्, स्थानी के जैसा होता है, स्थानी के अंतरतम होता है। तो ए का जब ह्रस्व होगा तो कहते हैं दो वर्ण उसमें अ और ई, तो अब स्थानी मिलाइए। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और इसमें ई का उच्चारण जो है सो तालु है। तो तालु तालु से ऐसे भी ए का उच्चारण ही होगा। उसी तरह से अ उ मिल के जो ओ बना है, उस ओ का जब ह्रस्व होगा तो उपपाद मानियाना ओष्ठौ, उकार का ओष्ठ होता है, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ का भी कंठोष्ठ होता है। तो यही ओ का ह्रस्व अगर होगा तो उ ही होगा। ननु चैंगा, यही कह रहे हैं, ननु चैंगा स्थान स्थान तरौ अर्ध एकार अर्ध ओकार। कहा कि अरे भाई स्थान अंतरतम से, तो वहाँ कहने का मतलब है कि अ का भी तो कंठ मिल ही रहा था। जैसे ई का तालु मिलता है, अ का कंठ तो मिल ही रहा है, क्योंकि ए में ए दई तो कंठ तालु है ही है। उसी तरह से ओ में कंठ और ओष्ठ है, तो आप कहते हैं ओष्ठ मिलता है, तो उसी तरह कंठ भाग तो उसमें मिल ही रहा है। क्या है? इसलिए कहा एंगः स्थान तरौ, एंग का स्थानतर अंतरतम में हो, तो स्थानतर अंतम होने से एक के स्थान में अगर ह्रस्व हो तो अर्ध एकार हो, तो अर्ध एकार का कंठ और तालु दोनों से होगा। जैसे पूरा एकार का कंठ तालु होता है, उसी तरह से अर्ध एकार का भी कंठ तालु दोनों से होगा। उसी तरह से अर्ध ओकार का भी कंठ तालु दोनों से होगा। कहा कि भाई न तौस्तः, अर्ध एकार और अर्ध ओकार आप जो कह रहे हैं
कि यह होगा। कहा कि न तौस्त, अर्ध एकार और अर्ध ओकार तो कहीं देखा ही नहीं गया है। यदि तौस्याताम, यदि वे दोनों होते तो तौएव उपदिश्येत, उन दोनों का ही उपदेश करते। करें कि ननु च भोः छंदोगानां सात्यम अग्निनाम अनिया अर्धमेकारो अर्धमोकारो हो। कहा कि वहाँ छंदोग्यों के यहाँ अर्ध एकार और अर्ध ओकार का प्रयोग किया गया है। सुजाते एष्वनुते अध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम, यहाँ अर्ध एकार और अर्ध ओकार का प्रयोग किया गया है। तो अर्ध एकार और अर्ध ओकार आप कहते हैं कि नहीं है, यह तो होता है ही है। कहते हैं पार्षद आकृति रेशा तत्र भवताम, यह जो है पार्षद आकृति रेशा या आकृति है, कहने का मतलब यह पार्षद की तरह आकृति रेशा तत्र भवताम नैव हि लोके न अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् वेदे अर्ध एकारः अर्ध ओकारः वा। अने अर्ध एकार और अर्ध ओकार वेद में भी कहीं नहीं है, यह पार्षद कृति है। इस तरह से एकार का उच्चारण जो है वहाँ पर तपरकरण करते हैं तब भी, तपर नहीं करते हैं तब भी यह दोष होता ही है। आगे कहते हैं कि और सुनिए, एकादेशे दीर्घग्रहणम, एकादेशे दीर्घग्रहणम कर्तव्यम। एकादेश जहाँ होता है वहाँ दीर्घ करना चाहिए, जैसे आद्गुण से एकादेश होता है। अ और ई दो के स्थान में एकादेश होता है। ए वहाँ जब आप तपरकरण नहीं करेंगे तो वहाँ प्लूत भी हो सकता है। तो एकादेशे दीर्घग्रहणम, एकादेश जहाँ होता है वहाँ दीर्घ का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह अ और ई के स्थान में जो ए हो रहा है वह केवल दीर्घ ही हो। दीर्घ के बाद जो ह्रस्व दीर्घ प्लूत होता है वो प्लूत का ग्रहण नहीं हो। उसी तरह से वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि से अवर्ण अवर्ण और केवल ए के स्थान में जो होता है ए, वहाँ भी दीर्घ ही हो, प्लूत न हो। आद्गुण उस तरह से दीर्घ वृद्धिरेचि। किम प्रयोजनम आंतर्यतः त्रिमात्र मात्रा चतुर्मात्राणाम स्थानीनाम त्रिमात्रा चतुर्मात्रा व माभूत। क्योंकि अने स्थानीय के अंतरतम में से जहाँ त्रिमात्रिक होगा वहाँ त्रिमात्रिक ही न हो जाए, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, याद रखेंगे। खट्वा जोड़ इंद्र, खट्वा में दो मात्रा है, आ में, इंद्र में एक मात्रा है। दोनों के स्थान में होने वाला जो ए है स्थानीय के अंतरतम में से द्विमात्रा से अधिक हो जाए तो द्विमात्रा से जब ही अधिक होगा तो प्लुत हो जाएगा। खट्वेंद्र, उसी तरह से खट्वा जो और उदकम, खट्वा में द्विमात्रा है और उदकम में एक मात्रा है। दोनों मिलने के बाद जो उस पर होने वाला गुण है ओ, वह भी द्विमात्रा से अधिक होना चाहिए, क्योंकि तीन मात्रा के जगह पर हो रहा है अंतरतम, तो वह भी प्लुत होने लगेगा। उसी तरह से खट्वा ईसा है, खट्वेसा, खट्वा में यहाँ दो मात्रा है और ई दीर्घकार है, इसलिए दो मात्रा उसमें भी है, तो चार मात्रा हो गया। चार मात्रा के स्थान में होने वाला अंतरतम से दो ही मात्रा वाला क्यों होगा, इसलिए प्लुत हो जाए, दो मात्रा से अधिक वाला हो जाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ दीर्घ ग्रहण करना चाहिए कि चूंकि प्लुत का ग्रहण नहीं हो जाए। इस तरह से तत्तरी दीर्घ ग्रहण कर्तव्यम, कहते हैं तब तो भाई दीर्घ ग्रहण करिए। दीर्घ ग्रहण करने में से अगर काम चलता है तो दीर्घ ग्रहण करना चाहिए। कहा कि न कर्तव्यम, भाई दीर्घ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या कि उपरिष्टात् योग विभाग करिष्यते, उपरिष्टात् ऊपर जो कहा गया है उसमें योग विभाग कर लेंगे। कैसे? अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र है, तो पहले करेंगे अकह सवर्णे एको भवति, एक अकह सवर्णे, अक से सवर्ण होता है तो दोनों के स्थान में एक होता है, ऐसा कहेंगे। ततः दीर्घ, उसके बाद दीर्घ, दीर्घश्च भवति, उसके बाद दीर्घ होता है, जो एकादेश होता है वो दीर्घ होता है, ऐसा कर लेंगे। तो यह सिद्ध हो जाएगा कि जहाँ पर दो के स्थान में जो होने वाला है वो दीर्घ ही होगा, ऐसा हो जाता है। यह सह एक पूर्वपरयो हो है इत्येव निर्दिष्टे, ऐसा ही निर्देश से काम चल जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ भी तरी प्राप्नोति, उसी तरह से यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा। जैसे पशुम, पशु जो अम है, पशु से द्वितीय एक वचन में अम विभक्ति लाते हैं, पशु जोर अम, विद्धम, विद्ध जोर अम, पच जोर अंति, तो पशु जोर अम। अब पशु में उ और अम का अ दो मात्रा है, तो दोनों मात्रा दोनों के जगह पर मिला करके तो क्या हो जाना चाहिए? अंतरतम में से क्या होना चाहिए? होना चाहिए दोनों को मिल करके द्विमात्रा होना चाहिए, तो द्विमात्रा दीर्घ का हो जाएगा, ह्रस्व तो होगा नहीं। यहाँ होता है एक मात्रा पशुम में, उसी तरह से विद्धम में, पचंती में, पच जोर अंति, पच के चौ का अ, अंति का अ, यहाँ भी प्ररूप करते हैं अतोगुणों से, तो पच का अ जो सबका अ है वह अ, अंति का अ, दोनों के स्थान में प्ररूप अगर करते हैं तो यहाँ भी दो मात्रा होना चाहिए, और दो मात्रा नहीं होता है। कहा कि नहीं सह दोष, यह दोष नहीं है। यह तावत पशुम, पशु और अम एक यतीयता सिद्धम, यहाँ पर एक इतीयता सिद्ध होता है। इतीयता सिद्ध का मतलब क्या होता है? कहते हैं आमी पूर्व, अक से अम संबंधी अच परे में हो तो दोनों के स्थान में पररूप एक आदेश हो जाता है। पररूप माने पर में जो है वही होगा, तो पर में एक मात्रिक है, इसलिए दोनों के मिलने के जगह पर एक मात्रा ही सिद्ध होता है। स्वप एवं सिद्धे सति यत पूर्व ग्रहणम तस्यैव एतत् प्रयोजनम यथा जातीयकः पूर्वः तथा जातीयकः उभयोः यथा स्यात्, यानी जिस जाति का पूर्व में हो उसी जाति का होने के बाद, पूर्व रूप होने के बाद हो, ऐसा समझा जाता है। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि एकार एवं का ए और ओ के स्थान में तपरकरण करना चाहिए। तपरकरण करने से ये होगा। फिर कहते हैं तपरकरण नहीं भी करेंगे तो वैसा ही होगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि एच के स्थान में जो इक हरस होगा वह क्या होगा? उत्तर भूयस्त्वात्, उत्तर में जो है वही होगा, तो उत्तर में और ई के स्थान में होता है तो ई होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। अर्धेकार और अर्धोकार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे कक्षाएं होगी। ओ